नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आने वाली 5 मार्च को परीक्षा है कनिष्ठ सहायक, उसमें हमारा 10 नंबर या लगभग लगभग 15 नंबर का क्या दिया है, साइंस एंड कंप्यूटर, जिसमें से मान के चलिए कि 10 नंबर की क्या आएगी कनिष्ठ सहायक में, विज्ञान आएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा कनिष्ठ सहायक के बाद जो भी है समीक्षा अधिकारी, आरओ और एआरओ, फिर इसके बाद हमारे जो भी अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्री होने हैं, तो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है हमारा विज्ञान का। यहाँ से सवाल हमेशा बनते ही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे हमारे आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लालटेन या लैंप में तेल का बत्ती तक पहुंचना निम्नलिखित में से किस घटना का उदाहरण है। देखिए, जैसे कोई लैंप होता है या बत्ती है, तो उसमें तेल कहाँ होता है, हमारा नीचे ऐसे, ठीक है। और बत्ती ऐसे किसी कपड़े के माध्यम से कहाँ चली जाती है, यहाँ पे क्या होती है, बत्ती होती है। ठीक है, तो इस तेल का बत्ती में या कपड़े में ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण होता है हमारा केशिकत्व का। ठीक है, केशिकत्व क्या होता है, यह हमारा नियम कहता है कि जो द्रव है वह जो कपड़े की केशिकाएं हैं या जो छिद्र हैं छोटे छोटे, उनके माध्यम से क्या करता है, परिसंचरण करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो केशिकत्व का नियम कहलाता है ये। अगला सवाल है, मानव शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर पर न्यूनतम और उच्चतम बिंदु किसके मध्य होता है। देखिए, मानव शरीर को नापने के लिए थर्मामीटर में न्यूनतम जो होता है, सबसे कम वो होगा 95 फ़ारेनहाइट और अधिकतम बिंदु होगा उसका 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर है अगला, यदि कोई पदार्थ पिघलने पर संकुचित होता है, उस पर यदि दाब बढ़ाया जाए तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वस्तु को संकुचित किया जाए या उसके दाब को बढ़ा दिया जाए तो उसके गलनांक में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गामा किरणों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमें गामा किरणों की क्या है, विशेषता जो नहीं है उसको बताना है। यह किरणें विद्युत उदासीन होती है, यह है उसका विशेषता है। यह किरणें कणों की नहीं बनी होती है, तो कणों की बनी होती है। यह प्रकाश वेग के बराबर होती है, यह भी सही है। इसमें जीव की कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, तो ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, जो गामा किरण है उसकी यह विशेषता नहीं है कि वह जीव कोशिकाओं को नष्ट कर सके, उसकी यह क्षमता नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोह का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस धातु से होता है। तो लोहा जो मुख्य रूप से पाया जाता है वह हेमेटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। देखिए, कोई भी अयस्क है उसमें लगभग लगभग 20 से 50% ही क्या पाया जाता है, हमारा लोहा पाया जाता है। जैसे हेमेटाइट है उसमें 20 से 50% लोहा होगा, उसको फिर अन्य विधियों से क्या किया जाता है, शुद्ध लोहे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो लोहा है वह किस में धातु से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट धातु से प्राप्त होता है। कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह बार बार परीक्षाओं में, हर दूसरी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है यह बनी होती है हमारी सेल्यूलोज की। अगला है, लाइसोसोम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइसोसोम क्या है, हमारा एक एंजाइम है जो शरीर में पाचन करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ये एंजाइम है लाइसोसोम। इसकी खोज की थी हमारा डीवे ने। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, आलू का सैथिल रोग निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है। तो आलू में 5 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, जिसमें से जो सैथिल रोग है वह होता है हमारा जंथोमोनास जीवाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे सही है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है हमारा बायोटिन। ठीक है, अब बायोटिन किसकी कमी के कारण होने वाला रोग क्या है। तो बायोटिन की कमी से मुख्यतः हमारी अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा क्या आ जाती है, मुख्य रोग आ जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोतों की बात करें या प्रमुख इसके विटामिन B7 के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो इसमें हो जाता है हमारा सोयाबीन और चिकन और अंडा क्या है, हमारे
प्रोटीन के या B7 विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। फिर है अगला सवाल, ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऐसे वर्ग को, ऐसे जो खाद्य श्रृंखला वाले जंतु हैं उनको रखा जाता है हमारा प्राथमिक वर्ग में। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। 3 उपभोक्ता होते हैं हमारे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। पहले जो केवल पौधों पर निर्भर होते हैं उनको कहते हैं हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको खाते हैं, उसको कहते हैं द्वितीय। और तृतीय उपभोक्ता हो गए जो हमारे क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे प्राथमिक में हमारा बकरी हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, कोई भी कीट है वो क्या हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। फिर उसी कीट को कौन खाएगा, यहाँ पे हमारा मेढक खाएगा। ठीक है, और हमारा मृग खाएगा। फिर इन्हीं मृगों को यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में कौन खाएगा, हमारा शेर। ठीक है, ये मुख्यतः जो प्राथमिक क्षेत्र हैं ये हमारे क्या होंगे, शाकाहारी, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या आ जाते हैं हमारे मांसाहारी पूर्णतः। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं, हाँ ये भी सही है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन में दिया है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर। तो ए और बी हमारा दोनों क्या है यहाँ पे सही है। फिर है थायरोट्रोपिक हार्मोन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है हमारा मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसी से स्रावित होने वाला एक हार्मोन कौन सा है, हमारा थायरोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखना कि जो मास्टर ग्रंथि है उस किसको कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। अगला है, मेरु रज्जु के प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो यह परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो ए और बी दोनों सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हमारा सेमोफाइट्स। ठीक है, फिर है हमारा ऑक्टोपस का संबंध निम्नलिखित में से किस एक संघ से है? तो ऑक्टोपस का जो संबंध है वह है हमारा संघ मोलस्क संघ से। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सोडियम खाद्य पदार्थ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सोडियम का मुख्य कार्य है पेशियों का संकुचन करना, तंत्रिका तंतु में तांत्रिक आवेग का संचरण करना, रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायता। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस वर्ष घटित हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुई थी। ठीक है, दिसंबर 3 या 4 दिसंबर को क्या हुई थी, यह घटना घटित हुई थी 3-4 दिसंबर को। धारणीय विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है हमारे ब्रंटलैंड से। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है हमारा प्रकाश पर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के समय प्रकाश की जो उपस्थिति है उसमें पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और उसी में हमारे जो उसके रंध्र हैं वो क्या होते हैं, खुलते और बंद होते हैं प्रकाश की उपस्थिति के। अगला सवाल है हमारा, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था हमारा चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने दिया था यह हमारा विचार सर्वप्रथम। फिर है, क्रिस्टोन प्रजातियां परिस्थितियों में क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जो हमारी होती है मृदा रचना में सहायक होती है, खनिज स्तर परिवर्तित करती है, खाद्य श्रृंखला बनाए रखती है। उपयुक्त डी यहाँ पे क्या है, सही है। यह तीनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।